टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। हम अलग अलग मतलब कितनी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स हैं, सोशल कल्चरल है, ऐसे ही तीन तीन चार हैं। तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे ए पार्ट में। देखो एक बारी यहाँ से ये वाला डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। इसमें सबसे पहला है सिचुएशनल डिटर्मिनेंट। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड होगा सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, फिर इस बारे में पढ़ेंगे। सी जो थर्ड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल हेल्पर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं हम सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स का अध्ययन करने के लिए यानी कि इनकी स्टडी करने के लिए ज़रूरी होता है कि सिचुएशन को एनालाइज किया जाए। किसी भी सिचुएशन में अगर हम हेल्पिंग बिहेवियर शो करते हैं तो सबसे पहले हमें सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। किस बात किस बेस पे हम इसको सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीडी, यानी कि जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, इसमें है नीडी किसी भी सिचुएशन का अभिन्न अंग होता है। यानी कि कोई सिचुएशन है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी इंडिविजुअल या फिर हेल्पिंग जो नीडी होता है, जिसको ज़रूरत होती है हेल्प की। क्या कोई व्यक्ति नीडी के लिए हेल्पर साबित होगा या नहीं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नीडी की, वो है सबसे पहले नोन। यानी कि जो अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में है, वो हमारा नोन है या नहीं है। ये बहुत मतलब इस बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है हम हेल्पिंग बिहेवियर शो करेंगे या नहीं। अगर वो हमारा नोन है तो हम हेल्प करेंगे, वरना हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी फैमिली वालों की हेल्प करते हैं, फिर फ्रेंड्स की, उसके बाद नेबरहुड हमारे जो पड़ोसी होते हैं, और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेंजर्स की हेल्प करनी है या नहीं। जैसे जैसे रिलेशन को, जैसे भी कोई भी रिलेशन है हमारा जिसके साथ है, अगर जितनी उसमें हम मतलब जिसके जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं उसके लिए हेल्पिंग बिहेवियर उतना ही ज़्यादा शो करते हैं। सेकंड है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी कि वो हमारी विचारधारा, यानी कि हमारी तरह सोचता है या नहीं, पॉलिटिक्स या फिर हमारे रिलीजन का है या नहीं। रिलीजन होता है धर्म, हमारे धर्म का है या नहीं। और यानी कि हम अगर लड़का है तो वो वैसे तो लड़की की ज़्यादा हेल्प करेगा, पर ये है कि लड़के की हेल्प भी वो करता है। लेकिन अगर कोई लड़का प्रॉब्लम में है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लड़की हेल्प करेगी। थर्ड है डिजर्विंग। वाकई में वो इंसान डिजर्व करता है या नहीं हेल्प को। कि जो इंसान है, जो प्रॉब्लम में है, उसकी जो हेल्प करते हैं, उसके लिए क्या है कि हम प्राय उन व्यक्तियों की मदद करते हैं जिनकी सिचुएशन यानी कि जिस हालात में वो फंसे हुए हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता। जब व्यक्ति अपनी गलती की वजह से नीडी की दशा में आता है तो हम उसकी हेल्प कम करते हैं। ये बात बोली थी बायरन एंड, क्या नाम है ये, डेवनपोर्ट 1968 ने। जेंडर, और ये डिसाइड करता है जेंडर। अगर मेल है जो वो फीमेल की और बच्चों की ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर है कॉल फॉर हेल्प, यानी कि हेल्प के लिए बुलाने का तरीका क्या है। जैसे कि अगर कोई इंसान गड्ढे में गिर गया और वो बोले कि हेल्प 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 ऐसे, और एक थोड़ा पोलाइट वे में अगर वो बोलता है तो उसकी उसको हेल्प जल्दी मिलती है। फिर है अपीयरेंस, यानी कि हम लुक को देख के भी, किसी इंसान के शरीर को देख के भी उसकी हेल्प करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि हम अन्य की तुलना में उस व्यक्ति के अधिक संयोगों में हेल्प करते हैं जो शारीरिक रूप से सुंदर दिखता है। फिर है बायस्टैंडर, यानी कि बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है। ये बायस्टैंडर इफेक्ट है, ये होता क्या है, यानी कि हमारे जहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है वहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं, यानी कि भीड़ कितनी है, वो होता है बायस्टैंडर इफेक्ट। घटनास्थल पर, यानी कि जहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, वो जो जगह होती है उस पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति हेल्पिंग बिहेवियर में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लताने और डाले 1968 के बाद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जैसे जैसे घटनास्थल पर दर्शकों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही हेल्पिंग बिहेवियर है जो वो शो करने के चांसेस कम होते जाते हैं। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन। कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो सिचुएशन होती है, अगर हम कहीं जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले तो हमें उस सिचुएशन का पता ही नहीं होता, उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज को देखते रहते हैं। अगर वो फिर हम ये करते कि शायद ये हेल्प कर दे, ये हेल्प कर दे। अगर कोई है ही नहीं तो हम
हमें खुद ही हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन अगर ज़्यादा से लोग होते हैं तो हमें सोचते हैं कि हम नहीं तो ये हेल्प कर देगा, कोई ना कोई कर ही देगा। जब हेल्प की आवश्यकता इतनी क्लियर होती है कि सिचुएशन को डिफाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होता है, तो हम ये नहीं देखते कि हमें हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई और कर देगा। तब हमें सिचुएशन को एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है, ऑब्जर्वेशन में ये स्पष्ट होता है कि अन्य व्यक्ति वास्तव में डरे हुए हैं या नहीं। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनको देखकर हमें ये पता चल जाता है कि लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो कितने डरे हुए हैं। फिर नेक्स्ट है इसका इवोल्यूशन एप्रीहेंशन। किसी व्यक्ति के जो बिहेवियर के बारे में जो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं, वहाँ के जो उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको इवेल्युएशन करने में आशंकित रहता है। वो इस बात से चिंतित रहता है, इस बात की टेंशन होती है उसे कि जो देख रहे हैं वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, वो अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो उसके बारे में क्या सोचेंगे वो लोग। फिर है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भीड़ ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि हम सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो ये कर देगा, ये नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। इसका ये है क्या है, शायद सहायता का कार्य कोई भी दूसरा व्यक्ति कर देगा, हम ऐसा सोच लेते हैं, या फिर उसकी तुलना में अन्य दर्शक सहायता के लिए ज़्यादा सक्षम है, यानी कि ज़्यादा कैपेबल है वो उनकी हेल्प करने के लिए, कोई और। फिर है फोर्थ, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ हेल्पिंग मॉडल। अनेक अध्ययनों से, यानी कि अध्ययन होता है स्टडीज, अनेक स्टडीज से पता चलता है कि जब हमारे पास खड़ा हुआ कोई व्यक्ति नीडी की हेल्प करता है तो हम भी हेल्पिंग बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, यानी कि वो देखा देखी जैसे करते हैं। और अगर हम हेल्पिंग बिहेवियर शो करते हैं तो हमें देखकर बाकी लोग भी हेल्पिंग बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। तो अब है सोशल और कल्चर। सोशल, इसका फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, यानी कि हमारी सोसाइटी है जो उसने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसका नॉर्मेटिव का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉर्म है जो ये कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए। फिर है, हमें उन व्यक्तियों की हेल्प करनी चाहिए जो हम पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अगर छोटी सी बात है कि कोई गिर गया तो वो उठ के चल पड़ता है, तो उसको हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जो रिसर्चर्स होते हैं ऐसी घटनाओं की चर्चा कर रही है जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉर्म व्यक्तियों को हेल्प के लिए प्रेरित नहीं करता। यह नॉर्म उस समय हेल्पिंग बिहेवियर के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है जब उनके बारे में बार बार याद करवाया जाता है। ये बात बोली थी डार्ले एंड बेट्सन 1973। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का नॉर्म क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम उसकी हेल्प करते हैं जो हमारी हेल्प करता है, और बी क्या है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जो हमारी हेल्प करता है। ये बात क्लियर है कि हम उसी की हेल्प करते हैं जो हमारी करता है, और जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता हम हेल्प उसी की करते हैं। ये नॉर्म उन पर लागू होता है जो दूसरे व्यक्तियों से पहले हेल्प ले चुके होते हैं। क्या एक व्यक्ति अपने हेल्पर का कर्ज चुकाता है या नहीं, उसके फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये है हेल्पर की नीयत क्या है, हेल्प करने के वाले की नीयत क्या है। जब नीडी को लगता है कि उसे हेल्प उसे ध्यान में रखते हुए की गई है, तो उसे हेल्पर के एहसान को चुकाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसकी हेल्प करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं और अगर फिर किसी टाइम हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो सामने वाले को हेल्प करनी पड़ती है। फिर सी पॉइंट क्या है, यदि हेल्प करना यानी कि हेल्पर की भूमिका का हिस्सा है, यदि हेल्प करना हेल्पर की भूमिका का हिस्सा है, तो हम इसे तो हम रेसिप्रोसिटी को कोई महत्व नहीं देते हैं। डी क्या है, यदि हेल्प सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को इक्वली प्रोवाइड करवाई जाती है तो भी ये रेसिप्रोसिटी नहीं होता। फिर ये है, सहायता प्रदान करने वाला कितना बलिदान करता है। ये बात भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम जैसे कि अगर किसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी तो हमें ये लगेगा कि नहीं, उसका कर्ज तो हमें चुकाना ही है। फिर एफ क्या है, जब नीडी अपने हेल्पर के मोटिव को स्वार्थी समझता है तो वह अपेक्षाकृत कम रेसिप्रोसिटी का अनुकरण करता है। यानी कि ये जो ए बी सी डी ई और एफ, ये पॉइंट वो हैं जब जो नीडी होता है जिसको हेल्प मिली थी उसे ये लगता है कि मुझे अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के नॉर्म के अकॉर्डिंग व्यक्ति को उसकी सहायता करनी चाहिए जो इसे डिजर्व करता है। यानी कि अगर कोई दारू पी के गिर गया तो हमें क्या, वो पड़ा है तो ऐसे पड़ा रहे, ऐसे किसकी हेल्प करेंगे। यानी कि वाकई में किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसी की हेल्प करनी चाहिए। आगे की स्टडी अगली वीडियो में करेंगे।